गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 4 सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे आज से। इससे पहले जो केमिकल काइनेटिक्स वाली यूनिट्स करवाई थी वो यूनिट नंबर 5 थी, गलती से उसको यूनिट नंबर 4 में रख दिया था। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स वाली यूनिट्स है वो यूनिट नंबर 5 है और सॉलिड स्टेट वाली यूनिट्स है वो यूनिट नंबर 4 है। ये से कर लेना आप लोग। ठीक है, हालांकि उसमें मैंने सिविज गया केमिकल काइनेटिक्स को यूनिट नंबर 4 ही लिख दिया था, लेकिन वो यूनिट नंबर 5 है और सॉलिड स्टेट है वो यूनिट नंबर के आपके 4 है। तो आपके सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट तीनों बीएससी फर्स्ट ईयर में है। उसमें से गैस स्टेट है वो सेकेंड यूनिट है, वो हमने कर ली है फिजिकल केमिस्ट्री में, और 5th यूनिट केमिकल काइनेटिक वो भी कर लिए। उसके बाद में 3 यूनिट्स और बचते हैं, उसमें से फर्स्ट यूनिट है मैथमेटिकल और कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो आप लोग खुद पढ़ लेना। और उसके बाद में 2 यूनिट्स और बचती हैं, एक ही बचेगी ना, थर्ड बचेगी, हाँ 1 यूनिट बचेगी। उसमें लिक्विड स्टेट आएगी और एक साथ उसमें कोलिड स्टेट है साथ के अंदर। ठीक है, और 1 यूनिट 4th में आएगी आपकी सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट। पदार्थ की मोस्टली हम 3 स्टेट मानते हैं, वैसे तो 5 होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, लेकिन हम जनरली 3 ही स्टेट मानते हैं। फर्स्ट स्टेट जो बोलते हैं वो रहेगी सॉलिड स्टेट, सेकेंड हम मानेंगे इसके अंदर लिक्विड स्टेट, और थर्ड हम मानते हैं इसमें गैस स्टेट। 3 स्टेट हो गए आपके, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट। इसमें से ये हम पढ़ चुके हैं। अब सॉलिड स्टेट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, वो हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम पढ़ लें। फर्स्ट इसमें रहेगा कि इनका शेप और साइज, आकार और आकृति, शेप और साइज निश्चित होता है। ठीक है, सिर्फ हम सॉलिड स्टेट की ही पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि गैस वाले जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो गैस वाले में पढ़ के आए, हम लिक्विड वाले लिक्विड में पढ़ेंगे, सॉलिड वाले सॉलिड में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आएगा कि पदार्थ की वह अवस्था जिसकी शेप और साइज निश्चित होते हैं। वो क्या है, सॉलिड स्टेट का लक्षण है कि सॉलिड स्टेट में किसी पदार्थ की शेप और साइज है वो निश्चित होता है, आकार और आकृति निश्चित है। दूसरा आता है कि इसका वॉल्यूम यानी इसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन भी क्या रहेगा इनका, निश्चित होता है। ठीक है, उसके बाद में हम थर्ड पढ़ेंगे इसमें क्या क्या विशेषताएं। इसमें आता है कि इनका घनत्व ऊंच होता है, डेंसिटी, घनत्व क्या होता है इनका, उच्च होता है। घनत्व होता क्या है, तो घनत्व का फॉर्मूला होता है D = m/v। डेंसिटी = निश्चित आयतन में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। क्योंकि अपने को पता है कि ठोस में मान लीजिए ये इसका आयतन है और इसमें ठोसों में जो कण उपस्थित होते हैं, पार्टिकल्स, वो ऐसे पास पास में स्थित होते हैं। ठीक है, पास पास में स्थित होते हैं। देखो इन सभी का मास ही यहाँ पे लिखा जाएगा, तो ज्यादा इतने में क्या है, ज्यादा पार्टिकल्स है तो इनका मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास ज्यादा है वॉल्यूम से, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी यहाँ पे ज्यादा, तो घनत्व क्या रहेगा इनका, उच्च होता है। फोर्थ इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हम लिखते हैं कि इनमें ठोस अवस्था में या इसमें लिखे, इसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मिनिमम होती है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का मतलब है कि 2 पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस और मिनिमम होती है, कमी होती है ना, क्योंकि पास पास में तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस मिनिमम, जिसे हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो इस सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, वो क्या होती है, मिनिमम होती है। 5 में आएगी इंटर पार्टिकल फोर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अंतराकर्षण बल। 2 पार्टिकल्स के बीच के जो फोर्स होती हैं आपस में, जिससे एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तभी तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे से पास पास में जुड़े हुए या फिर एक दूसरे के पास पास में स्थित होते हैं। तो लिखेंगे हम इस अवस्था में या इसमें इंटर पार्टिकल फोर्स या फिर फोर्स एक प्रकार से अट्रैक्शन फोर्स है ना, तभी तो ये पास पास में आ गए। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होते हैं। ये हो जाएगी इसकी 5वीं विशेषता। इंटर पार्टिकल फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स वो ज्यादा है, तभी तो ये आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं।
अब सिक्स्थ में क्या आएगा, देखो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो फोर्स है वो क्या होते हैं मैक्सिमम, और डिस्टेंस क्या होती है मिनिमम। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी कारण से ये ज्यादा होते हैं तो ये डिस्टेंस क्या होती है मिनिमम, ये मैक्सिमम ये मिनिमम होती है। आगे समझ में। उसके बाद में आता है कि इसके अंदर इस अवस्था में संपीड़ितता नगण्य बोल दें या फिर मिनिमम बोल दें, नगण्य होती है। अब संपीड़ितता क्या होती है वो पढ़ें। तो संपीड़ितता हम गैस स्टेट में पढ़ के हैं। संपीड़ितता होती है कि किसी भी वस्तु पर दाब लगाने पे उसका आयतन कम हो जाना है, क्या कहलाती है संपीड़ितता। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो संपीड़ितता होती क्या है, तो इसमें हम लिखेंगे किसी वस्तु पर दाब लगाने पर, बाहर से दाब लगाएंगे, किसी वस्तु पर दाब लगाने पर उसके आयतन का कम हो जाना ही, आयतन का कम हो जाना ही संपीड़ितता कहलाती है। किसी वस्तु पर दाब लगाने पर उसके आयतन का कम हो जाना ही संपीड़ितता कहलाती है। जितना दाब लगाएंगे आयतन कम होगा। अब इसमें तो दाब लगाने पे आयतन कम हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये पहले से ही पास पास में स्थित है। इनके बीच में दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ही नहीं है, तो दाब लगाने के लिए पास में क्या आएंगे, पहले से ही पास में। तो दाब लगाने पे इसके आयतन में कोई चेंज नहीं हुआ। मान ली नेग्लिजिबल चेंज हुआ है तो ये संपीड़ितता भी क्या होगी, नगण्य होगी। गैस स्टेट में ऐसे होता है, दो पार्टिकल्स दूर दूर से प्रेशर लगाया, आयतन इतना कर दिया, पार्टिकल पास पास में आ गए, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। और प्रेशर लगाएंगे तो आयतन इतना हो गया और ये इस प्रकार चेंज होता है। अब ये आ गया सॉलिड स्टेट में। तो गैस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होती है, दूर दूर होते हैं, दाब लगाएंगे आयतन कम होगा तो ये पास पास में आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है कि गैस स्टेट में संपीड़ितता ज्यादा होती है, तो जितना दाब लगाएंगे आयतन उतना ही कम हो रहा है। लेकिन सॉलिड स्टेट में पहले से ही पार्टिकल्स पास पास में स्थित होते हैं, दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है वो मिनिमम या फिर नेग्लिजिबल होती है। इस कारण से सॉलिड स्टेट के ऊपर जब हम क्या लगाते हैं, बाहर से प्रेशर लगाते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे बाहर से प्रेशर लगाने पे आयतन कम नहीं होता है। इस कारण से हम बोलते हैं कि संपीड़ितता क्या होती है, इनकी नगण्य होती है। मोस्टली यही होती है इसमें 5-6 पॉइंट्स। आगे समझ में। आकार, आकृति, वॉल्यूम, घनत्व, और ये संपीड़ितता वाला हो गया, और ये इंटर पार्टिकल वगैरह, और जो भी एक दो विशेषताएं रहेंगी वो आगे पढ़ लेंगे बीच में। मोस्टली यही होते हैं इसके। ठीक है, तो ये हो गई आपके सॉलिड स्टेट की जो विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो वाले। ठीक है, उसके बाद में देखें आप, अब हम लिखेंगे इसमें कि जो सॉलिड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। सॉलिड्स या ठोस 2 टाइप्स के होते हैं। ठोस पदार्थ होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। दोनों का हम ऐसे पढ़ लेते हैं, यहाँ पे टेबल बना के दोनों के बीच में डायरेक्ट डिफरेंस लिख लेते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार में कौन से आएंगे, फर्स्ट और सेकंड। एक तो होते हैं क्रिस्टेलाइन सॉलिड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरे होते हैं एक्रिस्टेलाइन सॉलिड। एक्रिस्टेलाइन सॉलिड जिसे हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठीक है, तो सॉलिड्स 2 टाइप्स के होते हैं। इन दोनों की डेफिनेशन, इन दोनों में डिफरेंस है वो हम एक साथ में लिख लें। डिफरेंस भी वहीं पे आ जाएगा, इनकी डेफिनेशन भी है वो वहीं पे आ जाएगी। तो जो सॉलिड्स पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्रिस्टेलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, दूसरे नॉन क्रिस्टेलाइन या अक्रिस्टेलाइन सॉलिड जिसे हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इन दोनों की डेफिनेशन देखते हैं हम, एक साथ में लिखते हैं, डिफरेंस कर लेंगे साथ में इनका। एक साइड में हम लिखेंगे क्रिस्टेलाइन सॉलिड, क्रिस्टेलाइन सॉलिड जिसको हिंदी में बोला जाएगा क्रिस्टलीय ठोस। दूसरे होते हैं अक्रिस्टलाइन भी बोल सकते हैं, इसको अमोर्फस सॉलिड भी बोल सकते हैं। अमोर्फस सॉलिड जिसे हम क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, इन दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं एक साथ में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस भी बोलते हैं वे ठोस जिनके शेप, साइज और वॉल्यूम
जिनकी शेप, साइज व वॉल्यूम निश्चित होती है। शेप, साइज और वॉल्यूम निश्चित होती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। एग्जाम्पल्स में लिखे इसके हम, जैसे कि हमने लिख दिया नमक है, साल्ट है, इसके अलावा शुगर है, ठीक है, शक्कर, नमक है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स आएंगे? क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल्स है वो माने जाएंगे। दूसरा देखें इसमें अक्रिस्टलीय की डेफिनेशन। अक्रिस्टलीय में इसमें क्या आता है कि इनकी भी शेप और ये तो क्या होती है? फिक्स होती है, लेकिन इसमें क्या होते हैं कि ज्यामिति फिक्स नहीं होती है, ठीक है। इसमें आ जाएगा वे सॉलिड जो कठोर भी होते हैं, और जैसे ठोस अवस्था का लक्षण हो गया कठोर होती है ये, ठीक है। वे सॉलिड जो कठोर संपीडित होते हैं, संपीडित असंपीडित बोल देंगे इनको, क्योंकि इनमें संपीड़ित का गुण नहीं पाया ना। वे सॉलिड जो कठोर व असंपीडित होते हैं, लेकिन ज्यामिति निश्चित नहीं होती, मतलब चेंज कर सकते हैं इनकी ज्यामिति को, लेकिन इनकी ज्योमेट्री बोले, लेकिन इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें तो ज्यामिति वगैरह सब निश्चित होगा, लेकिन ये कठोर असंपीडित, उनकी ज्यामिति, शेप, वॉल्यूम सब निश्चित होगा, लेकिन ये कठोर असंपीडित होते हैं, लेकिन इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, चेंज होती रहती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे रबड़ है, और प्लास्टिक है, और ग्लास है, ये सारे के सारे हो जाएंगे ये वाले सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल। दूसरा आता है कि इन्हें ट्रू सॉलिड कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं, इनको ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, वास्तविक ठोस इनको कहा जाता है। ट्रू सॉलिड का मतलब होता है वास्तविक ठोस, जबकि इन्हें आभासी ठोस बोलते हैं, इन्हें अवास्तविक या आभासी ठोस कहा जाता है। आगे समझ में। अब इसमें पढ़ेंगे हम थर्ड डिफरेंस इन दोनों का। इसमें डिफरेंस में क्या आता है कि इनके गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, अब सॉलिड का तो क्या होता है? गलनांक क्या होता है? वो पॉइंट्स जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड से, वह टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, वो टेम्परेचर उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक कहलाता है। तो वह टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, तो वह टेम्परेचर उस सॉलिड का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, फिक्स निश्चित होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक स्टेट पे क्या होते हैं, एक पॉइंट पे ये सॉलिड स्टेट पे होते हैं, जस्ट दूसरे पॉइंट पे डायरेक्ट ये लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। यानी कि ए पदार्थ है वो यहाँ सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ पे ये आ गया लिक्विड स्टेट में। एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उस फिक्स टेम्परेचर पे इससे इसमें आता है लिक्विड स्टेट में। ये नहीं था कि पहले ये ठोस से थोड़ा थोड़ा पिघलेगा, पिघलने के बाद ये लिक्विड में, नहीं, ये डायरेक्ट एक ऐसा टेम्परेचर, तो ये क्या होंगे, गर्म करते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है उस पर कम, ये पूर्ण रूप से इसमें चले हो जाएंगी कंटिन्यू से। ये नहीं तो पहले ये पिघलेगा, थोड़ा पिघलेगा, फिर पूरा पिघलेगा, तब इसमें नहीं, डायरेक्ट इसमें चले जाते हैं। एक टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। लेकिन इसकी बात करें एमोर्फस सॉलिड की, तो याद है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट या इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं, फिक्स नहीं होते, अनिश्चित होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि पहले ये क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, पिघलना स्टार्ट करें, थोड़े थोड़े पिघलते पिघलते लास्ट में ये क्या आते हैं, लिक्विड में चले जाते हैं। यानी ऐसा कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता जिसपे कि उस टेम्परेचर से पहले, जैसे कि हमने मान लिया 273 टेम्परेचर केल्विन, तो ये सॉलिड होते हैं ना, ये 272 केल्विन पे भी क्या होंगे, थोड़े बहुत लिक्विड स्टेट में होंगे, 273 पे भी लिक्विड में, 274 पे भी लिक्विड में होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं कि 273 केल्विन यदि इसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया, तो इसका मतलब ये है कि 272 केल्विन पे ये ठोस अवस्था में रहेगा, और 273 और 274 केल्विन के ऊपर ये किस में आ जाएगा,
लिक्विड स्टेट में, तो एक टेम्परेचर फिक्स होता है, उसके उसी टेम्परेचर के ऊपर, फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ये सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में चेंज होते हैं। जबकि इस वाले में ऐसा नहीं होता, ये धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होते हैं, एक साथ में चेंज होते हैं, अचानक से चेंज नहीं होते सॉलिड से लिक्विड में। पहले पिघलना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पिघलेंगे, फिर ज्यादा पिघलेंगे, फिर लास्ट में ये लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स इनका टेम्परेचर होता नहीं है कि इनका हम गलनांक फिक्स नहीं मानते कि इतना है इसके ऊपर ये पिघलना, नहीं, वो पहले से गर्म करते ही पिघलना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो थोड़ा मानेंगे मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिक्स नहीं होता है, जबकि इनका गलनांक है वो निश्चित होता है। ये हो गए इसके 3 डिफरेंस। उसके बाद में 4th डिफरेंस यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। फोर्थ इसमें आएगा कि मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड है, इनके कूलिंग कर्व, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं शीतलन वक्र, यानी इसको हम सॉलिड को ठंडा करके लिक्विड में लाते हैं ना, वो वाला होता है शीतलन वक्र। इनके जो कूलिंग कर्व होते हैं वो असतत होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। क्यों होते हैं वो भी बताएंगे। जबकि इनके शीतलन वक्र जो होते हैं, कूलिंग कर्व शीतलन वक्र होते हैं, वो इनके क्या होते हैं, कंटिन्यूअस या सतत होते हैं। देखो इसका मतलब ये कि जैसे हमने ग्राफ बना दिया कूलिंग कर्व के लिए, ग्राफ में हम क्या करेंगे वो देखें। यहाँ पे ग्राफ में इसमें ये आएगा कि जैसे पॉइंट ए था, इस पॉइंट ए पर वो सॉलिड स्टेट में था, टेम्परेचर बढ़ाया, बी आ गया, बी पे वो लिक्विड स्टेट में आ गया, फिर वापिस उस गैस स्टेट में आ गया। इस प्रकार से तीसरी स्टेट आ गई, चौथी स्टेट आ गई यहाँ डी पॉइंट पे। देखो इस प्रकार से अपने को ग्राफ प्राप्त हुआ है। ये सतत नहीं ना, यहाँ है, यहाँ जाके ब्रेक हो रहा है, फिर यहाँ है, फिर इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ये से जो ग्राफ प्राप्त होते हैं, ऐसे होता ना, डायरेक्ट बी पॉइंट पे आते लिक्विड में आ गया, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा, स्टेट चेंज होगी, यहाँ से यहाँ स्टेट चेंज होगी। तो इस प्रकार से जो बनते हैं ना टूटी हुए से अलग अलग पॉइंट से, वो क्या होते हैं, असतत होते हैं। ठीक है, इनका गलनांक निश्चित होता है, इस कारण से इनके कूलिंग कर्व इस प्रकार से असतत मिलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। जबकि एमोर्फस सॉलिड के जो कूलिंग कर्व होते हैं वो क्या होते हैं, सतत होते हैं। इसका मतलब ए पॉइंट्स यहाँ पे सॉलिड स्टेट में था, गर्म करते ही धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हुआ, और बी पॉइंट्स पे ये लिक्विड में चेंज हुआ है, तो देखो धीरे धीरे पिघल रहा है, कोई स्टेट चेंज तो यहाँ आके भी है। इस प्रकार से इसमें एक सीधी लाइन प्राप्त हुई जो कहीं पे टूट नहीं रही है। इसका मतलब इस लाइन बता रही है कि इनके शीतलन वक्र जो है वो क्या होते हैं, सतत होते हैं। एक साइड में इसमें लेते हैं टेम्परेचर को कूलिंग कर्व में, और एक साइड में यहाँ पे ले जाता है टाइम को। तो जो शीतलन कर्व होते हैं वो टेम्परेचर और टाइम के बीच में बनते हैं, टेम्परेचर और यहाँ पे लेंगे इसमें टाइम। आगे समझ में। अब इसमें लास्ट डिफरेंस हो रहा है 5वां, वो देख लो। इसमें आता है कि ये विषम देशिक एनी आइसोट्रोपी, एन आइसोट्रोपी शो करते हैं, वो वाले क्या होते हैं, आइसोट्रोपी शो करते हैं। देखो इसमें आता है कि ये कैसे होते हैं, एन आइसोट्रोपिक होते हैं, एन आइसोट्रोपी होते हैं। इसका मतलब ये विषम देशिक प्रकृति की होती है। समदेशिक विषम देशिक क्या, वो हम इसके बाद में पढ़ेंगे। ये विषम देशिक प्रकृति के होते हैं। 5वें पॉइंट में आता है कि ये समदेशिक प्रकृति की होती है, ये समदेशिक प्रकृति के होते हैं। समदेशिक प्रकृति का मतलब क्या होता है, तो समदेशिक का मतलब होता है, इसमें आता है आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक होता है समदेशिकता, समदेशिकता बोलेंगे, और एन आइसोट्रोपिक को भी समदेशिकता। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस है वो समदेशिक या आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। अब समदेशिकता क्या है, विषमदेशिकता क्या है, वो भी पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक डिफरेंस और लिख लेते हैं इसका। क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन में जो एक डिफरेंस और आएगा वो ये रहेगा कि इसकी जो स्ट्रक्चर, क्रिस्टलीय ठोस की जो संरचना हमें बाहर से दिख रहा है, अक्सरे डिफ्रेक्शन से करेंगे, इसका अक्स किरण विश्लेषण करेंगे। अक्स किरण विश्लेषण को इंग्लिश में बोलते हैं अक्सरे डिफ्रेक्शन का मतलब इस ठोस पदार्थ के ऊपर जब हम बाहर से, जैसा वो बाहर से दिख रहा है पहले हमें, फिर हमने उसके ऊपर लाइट डाल दी, अक्सरे लाइट ना, अक्सरे किरणें होती है, वो डाल दी, तो उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर अपने को दिखेगी वो भी वैसी ही है जैसी उसके बाहर से दिख रही है।
तो अक्सरे डिफ्रैक्शन से यह पता चला है कि इन ठोसों की आंतरिक यानी इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेम होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाहरी, जो भी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, दोनों में सेम होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल में कणों की व्यवस्था यानी पार्टिकल का या पार्टिकल की व्यवस्था या पार्टिकल्स का अरेंजमेंट समान होता है इसमें, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में जब हम अक्सरे डिफ्रैक्शन करते हैं, अक्स किरणें अक्रिस्टलीय ठोस के ऊपर डालते हैं। अक्सरे डिफ्रैक्शन का मतलब अक्स किरण विवर्तन, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है विवर्तन। तो जब हम अक्रिस्टलीय ठोस के ऊपर एक्सरे डिफ्रैक्शन डालते हैं तो बाहर से जैसा अपने को अक्रिस्टलीय ठोस दिख रहा है, अक्स किरण डालने के बाद वो वैसा नहीं दिखता। बाहर अंदर से उसके कणों की व्यवस्था अलग रूप से दिखाई देती है, वो बाहर से अलग दिखाई देती है। इस कारण से इन्हें आभासी ठोस बोलते हैं, और इसमें दोनों जगह सेम मिलती है, इस कारण से इन्हें हम वास्तविक ठोस बोलते हैं। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में इनकी इंटरनल व एक्सटर्नल में कणों की व्यवस्था अलग अलग होती है, कणों का अरेंजमेंट या कणों की व्यवस्था डिफरेंट होती है। इस कारण से इन्हें आभासी ठोस और इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है। ये हो गए आपके दोनों प्रकार के ठोस में जो डिफरेंस होते हैं वो वाले। अब इनमें एक इम्पोर्टेंट वो अपना आया था सॉलिड क्रिस्टलाइन और जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं उनमें एक डिफरेंस आया था समदेशिक और विसमदेशिक प्रकृति का। वो क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए, एक तो होता है इसमें आइसोट्रोपिक, ठीक है, और एक साइड में हम पढ़ लेते हैं एनआइसोट्रोपिक। इसको हम हिंदी में बोलते हैं विसमदेशिकता, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं समदेशिकता। समदेशिकता, ठीक है। अब समदेशिकता किनका गुण होता है, तो समदेशिकता गुण होता है अक्रिस्टलीय ठोसों का। अक्रिस्टलीय ठोस है वो समदेशिक प्रकृति के होते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जो कि जिनको हम वास्तविक ठोस बोल के आए हैं, क्रिस्टलीय ठोस, वो होते हैं विसमदेशिक प्रकृति के, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस ऐसे होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे होते हैं। अब समदेशिकता विसमदेशिकता होती क्या है, तो डेफिनेशन ये आती है समदेशिकता की, यदि पदार्थ के ठोस पदार्थ के कुछ गुण होते हैं जैसे कि उष्मा चालकता है, विद्युत चालकता है, या फिर उसके गलनांक बोले या फिर उसके अपवर्तनांक बोले, इन सभी की वैल्यू है वो किसी भी दिशा में जाए इस ठोस पदार्थ में, तो यदि समान मिलती है सभी दिशा में जाने पे तब तो वो होते हैं समदेशिक प्रकृति के, अलग अलग मिलती है तब वो होते हैं विसमदेशिक प्रकृति। तो डेफिनेशन लिख लिया मैं समदेशिकता क्या रहेगी कि ठोस पदार्थ के गुण, ठोस पदार्थ के गुण जैसे उष्मा व विद्युत चालकता, उष्मा व विद्युत चालकता, घनत्व, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक आदि के मान यदि विभिन्न दिशाओं में चलने पर, उस ठोस में विभिन्न दिशाओं में जाना है, ना कि आपको अलग से विभिन्न दिशाओं में जाना है, आदि के मान विभिन्न दिशाओं में चलने पर, दिशाओं में यदि समान प्राप्त होते हैं तो उसे समदेशिकता कहा जाता है। उसे समदेशिक पदार्थ तथा इस प्रवृत्ति को समदेशिकता कहा जाता है। किसी पदार्थ के गुण है जैसे उष्मा, विद्युत चालकता, घनत्व, अपवर्तनांक आदि के मान यदि विभिन्न दिशाओं में, उस पदार्थ में विभिन्न दिशाओं में चलने पर यदि समान प्राप्त होते हैं तो उसे समदेशिक पदार्थ कहेंगे, और उसकी इस प्रवृत्ति को समदेशिकता या आइसोट्रोपी कहा जाता है।
तो अपने को पता है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसमें कणों की व्यवस्था फिक्स तो होती नहीं है, फिक्स नहीं होती ना। जैसे यहाँ आ गया, ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा बड़ा ऐसे है, ऐसे कहीं पे कोई है कहीं पे कोई है, ऐसे है। तो ये बोल रहा है कि इस प्रकार से अनियमित व्यवस्था होती है कणों की। इस दिशा में जाएं या इस दिशा में जाएं, तो लाइन के ये जो लाइन खींच रहे हैं हम दोनों दिशाओं में चलने पर, इसके दोनों साइड यदि सेम मिल रहे हो, यहाँ पे देखो बड़ा छोटा ये, इसमें एक साइड में यहाँ पे छोटे छोटे मिल गए, यहाँ बड़ा छोटा ऐसे। इस लाइन के दोनों तरफ जैसे हैं वैसे ही इस लाइन के दोनों तरफ पार्टिकल्स मिल रहे हैं, इसका लगभग एक जैसे मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि इन जो पदार्थ के भौतिक गुण हैं, उष्मा, विद्युत चालकता, घनत्व, अपवर्तनांक आदि के मान समान हो गए, तो ये पदार्थ कैसा हो गया, समदेशिक। और ऐसी व्यवस्था अक्रिस्टलीय ठोस में पाई जाती है। हमने एक्स-रे डिफ्रैक्शन वाला डिफरेंस लिखा था ना, उसमें लिखा था इसमें पार्टिकल्स फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता, इसमें अनिश्चित होता है, कोई कहीं पे बड़ा है कहीं पे छोटा है, ऐसे होते हैं। आगे समझ में। इस कारण से अक्रिस्टलीय ठोस है वो विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। अब हम बात करते हैं विषमदेशिकता की, तो होगी समदेशिक प्रकृति। अब हम बात करते हैं विषमदेशिकता की। तो इसी डेफिनेशन को, विषमदेशिकता की डेफिनेशन बनाने क्या करेंगे कि ठोस पदार्थ के गुण जैसे ऊष्मा, विद्युत चालकता, घनत्व, अपवर्तनांक आदि के मान यदि विभिन्न दिशाओं में यदि अलग अलग प्राप्त होते हैं तो उसे विषमदेशिक पदार्थ तथा इस प्रवृत्ति को विषमदेशिकता कहा जाता है। और इसके उदाहरण होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस में एक्स-रे डिफ्रैक्शन करने से पता चला एक निश्चित अरेंजमेंट होता है, छोटा बड़ा छोटा और ये बड़ा, सॉरी कैसे भी हो। फिर ये हो गया, इसमें ऐसे होता है बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, छोटा है फिर बड़ा है फिर छोटा है, एक निश्चित इसमें क्रम होता है, एक प्रकार से बोले तो ऐसे होता है। अब एक तो लाइन हम यहाँ की इससे ए से बी इस डायरेक्शन में गए हम, एक साइड में देखो छोटा बड़ा ऐसे, बड़ा छोटा ऐसे मिल गया। अब एक हम इस लाइन में इस डायरेक्शन में गए, पीस लगे, तो दोनों लाइनों के दोनों तरफ सेम नहीं मिले ना। इस साइड में तो एक साइड में छोटे बड़े ऐसे मिल रहे, इस वाली लाइंस के एक साइड में तो सारे बड़े मिल रहे हैं और एक साइड में सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल रहे हैं। तो दोनों लाइंस के दोनों तरफ अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो अलग अलग है। इसका मतलब ऐसे पदार्थ के ये जो प्रॉपर्टीज होती है, ऊष्मा, विद्युत चालकता, घनत्व, अपवर्तनांक आदि के मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मिले ना। इस दिशा में गए कुछ अलग मिला, इस दिशा में गए तो कणों की व्यवस्था कुछ अलग ही मिली। तो इस प्रकार का जो पदार्थ होता है वो विषमदेशिक कहलाएगा, और उसकी इस प्रकार की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने की जो क्रिया होती है उसे हम विषमदेशिकता कहते हैं। ये रहेगा समदेशिक और विषमदेशिक क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में। आगे समझ में। तो विषमदेशिकता का एग्जाम्पल क्रिस्टलीय ठोस, समदेशिकता का अक्रिस्टलीय ठोस, ये हो गया। इसके बाद में अपने को जो नेक्स्ट टॉपिक करना है, तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो अभिलाक्षणिक गुणधर्म वगैरह सब पढ़ लिया हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसका है कल की क्लास में पढ़ेंगे वो रहेगा यूनिट सेल, इकाई कोष्टिका, जिनसे मिलकर के सॉलिड बने हुए होते हैं, क्या होती हैं, ये सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।